नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आज दो तीन मुद्दों पर बात करेंगे और जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही कि क्या बीजेपी पूरी तरह से डीरेल हो गई है। ये क्यों कह रहा हूँ, इसकी हम लोग थोड़ा पड़ताल करेंगे। दूसरा, यूजीसी को लेकर क्या कुछ चल रहा है इसको समझने की कोशिश करेंगे, चूँकि दो तीन घटनाएं संज्ञान में आई हैं। इसके अलावा ये जो एनसीईआरटी वाला मसला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था और फिर बाद में पता चला कि प्रधानमंत्री भी नाराज हो गए और फिर धर्मेंद्र प्रधान ने माफ़ी वाफ़ी मांगी, तो उस प्रकरण में कुछ नई चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। वो क्या है, और इसके साथ ही साथ एक जो बड़ा मसला है वो ये कि यूजीसी का असर कितना है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और उसके साथ आप लोगों से एक आग्रह भी रहेगा कि मतांतर का आर्थिक सहयोग करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ डिटेल दी गई है, जो भी मुमकिन हो सके वो सहयोग करिए। और साथ ही साथ देखिए क्या है ना कि भाषाई मर्यादा बनाए रखिए और मुद्दे कई हैं, उन मुद्दों पर भी बात करना ज़रूरी है। अब ये जो पश्चिम बंगाल वाला मसला है ये ओपिनियन पोल का मसला है, और आप ओपिनियन पोल देख के सुन के उसके बाद में भी जब आप अपनी भाषाई मर्यादा खो देते हैं तो ठीक नहीं है। ये कम से कम वो बनाए रखिए। अब हम लोग आते हैं इस पर कि आखिर में क्यों कहा जा रहा है कि बीजेपी डीरेल हो गई है। देखिए, जो बड़ी चीज़ है कि बीजेपी जिस आप ये कहें कि नारे और वादे के साथ आई थी, अब उससे पूरी तरह से आप कहें कि वो अलग रास्ते पर चली गई है। और इसका प्रमाण है, ये वही बीजेपी है जो फ्रीबीज पॉलिटिक्स का बड़ा विरोध करती थी। अब बीजेपी उसी में आकंठ डूब गई है। आप जरा देखिए वादों की क्या फहरिस्त लगाई गई है, और वो जो फहरिस्त है वो बताती है कि ये जो फ्रीबीज वाला मसला है उसमें बीजेपी ने सबको पीछे छोड़ दिया है। और उसमें जो दूसरी बड़ी बात है कि क्या ये जो मामला अब इस तरह से दिखाई दे रहा है वो उस कारण क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि अब मामला सैचुरेशन की स्थिति में जा चुका है। भाई देखिए, हर पार्टी का एक तरह से कहा जाए एक दौर होता है, और क्या इसे देखते हुए अब बीजेपी को ये लग रहा है कि वो अपना एक अलग जो है वो वोट बैंक तैयार करे, और उस वोट बैंक के लिए सबसे मुफीद रास्ता जो है वो फ्रीबीज वाला है। अच्छा, ये प्रश्न उठाने का एक और कारण है। देखिए, हुआ क्या है कि जो हिंदी पट्टी है, हिंदी पट्टी में बीजेपी अपने थ्रेशोल्ड पे है। आप ये कहें कि जितनी सीटें इनको पानी थी बार बार ये पा चुके हैं। अब वहां जो सीटें हैं उसको बनाया कैसे रखा जाए, तो क्या ये जो बनाए रखने वाला मसला है उसी मसले के तहत तीन चार प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसमें एक प्रयोग तो अभी देखिए जो बाबा साहब अम्बेडकर की तमाम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मूर्ति लगाने वाली बात सामने आई है, एक वो ले लीजिए। वो अब ये सीधी सी बात है, इसके जरिए एक वर्ग को जोड़ने की कोशिश है। दूसरा जो चल रहा है, जो दिखाई दे रहा है, वो फ्रीबीज तो आप देख ही रहे हैं। ये जैसे आप देखिए उड़ीसा में जो प्रयोग हुआ कि आपने आरक्षण को जो है वो 21 से 50% कर दिया। कहा जा रहा है कि इस तरीके का मंथन चल रहा है, विमर्श हो रहा है कि जिस भी सूबे में जो हिस्सेदारी है उस हिस्सेदारी के लिहाज से तय होना चाहिए, ऐसा विमर्श है। तो अब ये विमर्श तो यूं ही नहीं हो रहा है, जाहिर सी बात है इस विमर्श के पीछे कुछ कहानी होगी, और उस कहानी का जो मर्म है वो एक ही है कि हम जहां सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं वहां अब वो कौन से लोग हैं जिनको अपने साथ जोड़ा जा सकता है। तो इस जोड़ने की दिशा में एक तरह से कहा जाए कि यह भी एक कदम है, मतलब जिसकी चर्चा चल रही है। तीसरा आप देखिए यूजीसी को तो कहा ही जा रहा है कि एक तरीके से लिटमस टेस्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया और रुका गया, ठीक है। लेकिन इसे लेकर जो बात है वो अभी तक रुकी नहीं है। अभी जो मैं देख रहा था कि नवादा के सांसद हैं विवेक ठाकुर,
बड़े नेता हैं, बड़े, आप एक तरह से कहें कि वहाँ का बड़ा राजनीतिक परिवार है बिहार का। तो विवेक ठाकुर साहब अपने आप पहुँचे। अब देखिए वहाँ जब वो पहुँचे तो क्या हो रहा है, सुनिए आप कि यूजीसी को लेकर किस तरह से अब ये नवादा की घटना है। सांसद महोदय वहां पहुंचे और लोग जो है नारे लगाने लगे, यूजीसी वापस लो, यूजीसी वापस लो। ठीक है साहब, अब जिन लोगों को लग रहा है कि यूजीसी कोई मुद्दा नहीं है, उन्हें ये समझना चाहिए। अच्छा आगे देखिए जो जिस व्यक्ति ने क्या कहा, ये सुनिएगा। हम छात्र स्वर्ण जाति के छात्र छात्राओं का गार्जियन के रूप में आए हैं। देखिए क्या कह रहे हैं वो कि हम सवर्ण छात्र छात्राओं के गार्जियन के, हम सवर्ण छात्र छात्राओं के गार्जियन के रूप में आए हैं। जो लोग वहां जुटे हुए हैं वो ये कह रहे हैं। ये विवेक ठाकुर जो नवादा के सांसद हैं उनके क्षेत्र की घटना है। इससे पहले हमने आपको बताया कि कपिल मिश्रा को एक जगह घेरा गया था। ऐसे ही इसी तरह से जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, उनके यहाँ लोग पहुंच गए थे, ब्रजेश पाठक के यहाँ। फिर अभी देखिए ये सब चल ही रहा है, उसी में साक्षी महाराज का फिर एक और बयान आ गया जिसमें वो ना मालूम क्या क्या कह रहे हैं ब्राह्मणों को लेकर। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है पूरा जो वीडियो प्रसारित किया जा रहा है वो दरअसल एआई जनरेटेड है, हमने जो कहा है उसको काट छाट कर पेश किया जा रहा है। अच्छा ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी साक्षी महाराज के बयान पर बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी और सामान्य वर्ग जो है वो बड़ा आंदोलित हो गया था। तब उन्होंने कहा था कि नहीं, मेरे बयान को ठीक संदर्भों में समझा नहीं गया। अब फिर वो कह रहे हैं कि उनके बयान को ठीक संदर्भों में समझा नहीं गया। तब सामान्य वर्ग पर हमला था, अब की बार ब्राह्मण पर हमला है। दोनों ही बार उन्होंने सीधा कहा कि उनके कहे को तोड़ा मरोड़ा गया। अब ये बड़ा संकट है कि साहब बोल दे रहे हैं, उसके बाद में तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। अगर तोड़ा मरोड़ा जा रहा है तो ये तो गलत है, नितांत गलत है। लेकिन इस तरह की बातें उठ क्यों रही हैं, इस तरह की बातें आ क्यों रही हैं? ये जो बीजेपी के माननीय हैं, लोग उनको घेर क्यों ले रहे हैं? ये बताता है कि जिस यूजीसी को ये माना जा रहा है कि वो ठंडे बस्ते में चला गया है, वो दरअसल सामान्य वर्ग में धधक रहा है। उसके अंदर इसे लेकर पीड़ा है और वो उस पीड़ा से परेशान है। परेशानी का मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, वो बड़ा ज़रूरी है, तब आप समझेंगे कि साहब ये जो मामला है वो साधारण नहीं है, असाधारण है। और ये क्यों बीजेपी के लिए अलार्मिंग बेल है? ये देखिए, ये बीजेपी ने एक पोस्ट किया, ये अमित शाह ने जो कहा है उस कहे हुए पर उन्होंने 4-5 चीज़ें कही कि साहब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राम मंदिर बना, यूसीसी आया, उसके बाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड आया और 5 तारीख को कमल के फूल की सरकार बनने दो, असम में भी यूसीसी लेकर आएंगे, कोई 4 शादी नहीं कर पाएगा, ठीक है, 3 तलाक किया, ये सारी चीज़ें अमित शाह ने बोली और वो बीजेपी ने पोस्ट की। अब देखिए इस पर लिखा क्या जा रहा है, इस पोस्ट पर कमेंट क्या आ रहा है। कम्युनिटी नोट का तो हमने आपको सुबह बताया था, कई जगह कम्युनिटी नोट लग रहा है, ये कम्युनिटी नोट नहीं, ये इस पोस्ट पर टिप्पणी जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 2-3 टिप्पणी बताऊंगा। अब इन्होंने थोड़ा शब्दावली बदल दी है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि भाषाई आधार पर थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर इन्होंने खासा नाराजगी जाहिर की है। दूसरा कमेंट जो है, पिछले 10 साल से तुम्हारी सरकार है, तब से क्यों नहीं लागू कर पाए और चुनाव आते ही ये सब बताने लगते हो। यानी इस तरह की जो टिप्पणियां हैं, उन टिप्पणियों की साहब भरमार है। अब देखिए एक साहब ने किया है कि आपने बीएसपी को समाप्त कर दिया, बजरंग दल को समाप्त कर दिया, विनय कटियार को साइडलाइन कर दिया, उमा भारती को साइड कर दिया, रामविलास वेदांती का अपमान किया, प्रवीण तोगड़िया को कमजोर किया। यानी ये
उधर वो बता रहे हैं कि हमने साहब 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया क्या, और इधर जो इनके पाठक हैं, जो इनको पढ़ रहे हैं, वो क्या टिप्पणी कर रहे हैं, ये बता रहा है कि किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अब देखिए, इसने एक लिखा, हमने SC/ST एक्ट, रिजर्वेशन, UGC लाया। ठीक है, ये लिख रहे हैं कि आपने ये लाया, आप ये बताइए ना। फिर अपने अल्लाह भीमते के लिए अरबों की मूर्ति पार्क बनाया, ब्राह्मणों को गाली दिलवाया, -40 वाले को डॉक्टर बनवाया, 0 वाले को टीचर बनवाया। मतलब ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप देखिए कि UGC और रिजर्वेशन को लेकर किस तरह का समाज में जो है वो मंथन चल रहा है। और ये मंथन बता रहा है कि शायद अगर UGC वाला प्रकरण नहीं उठा होता तो इस तरीके का मंथन नहीं चलता। अब जो इसी में एक बात और जुड़ी हुई है कि UGC का असर क्या है। देखिए, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, आप जरा हमको बताइए, आप में से बहुत लोग जो है वो तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं, और ये जो स्वभाव है, ये गजब का स्वभाव है। आगे मैं नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन अपना एक सवाल है। आप ये बताइए कि UGC को लेकर जो नाराजगी है, जो विरोध है, वो नॉन BJP स्टेट में कहाँ है, जहाँ BJP की सरकार नहीं है? वहाँ आपने सुना क्या कि कोई UGC को लेकर कोई नाराजगी है? आप बताइएगा, और ज़रूर बताइएगा, और वो खबर आप भेजिएगा। देखिए, UGC का असर वहीं होगा जहाँ BJP की सरकार है। पश्चिम बंगाल में BJP की सरकार नहीं है। वहाँ जो ममता बनर्जी की सरकार है पिछले 15 सालों से, देखिए, कोई भी सरकार होती है उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी होती है। ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि उसको भुना पाता है या नहीं भुना पाता है। जैसे केंद्र में BJP को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन कांग्रेस उसको भुना पाने में असमर्थ है, उल जलूल मुद्दे लेकर चलती है। अब जैसे पवन खेड़ा ने मुद्दा उठाया, जब आसाम पुलिस पहुंची तो भाग क्यों गए? गिरफ्तारी देते आप। माहौल ऐसे बनता है, वो भाग जाने से माहौल नहीं बनता है। तो अपना कहना यह है कि एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन विपक्ष उस तरह का जुझारू होना चाहिए, तब वो कैश करा पाता है एंटी इनकम्बेंसी को, नाराजगी को। क्योंकि देखिए, जनता विकल्प देखती है। विकल्प कौन है? अब विकल्प यह है कि जब असम पुलिस पहुंची तो भाग गए। आप तो कह रहे थे आपके पास दस्तावेज है, दस्तावेज प्रस्तुत करिए। तो कहना यह है कि पश्चिम बंगाल में TMC के सामने विपक्ष तगड़ा है, एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि UGC का लेकर वहां उस तरह की चर्चा नहीं है। असम में जो बड़ा मुद्दा है वो घुसपैठियों का है, इसलिए ये वहां बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और आप ये देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि नहीं है तो आप वो भेजिएगा थोड़ा खबर, हम भी अपना ज्ञानवर्धन करना चाहेंगे। तो इसलिए इसका असर जो मूलता है वो हिंदी पट्टी में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। आखिरी बात, धर्मेंद्र प्रधान वाली, ये जो सुप्रीम कोर्ट वाला मसला है, जिसमें इन्होंने चैप्टर वगैरह डाल दिया था, आ गया था, और फिर जुडिशरी को लेकर तो उस पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ, तो इन लोगों ने स्क्रूटनी वगैरह कराई, उसमें कुछ लोगों का नाम आ रहा है, और उन लोगों को कहा जा रहा है कि बार कर दिया, यानी बैन कर दिया जाएगा। तो खैर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब इसी तरह का की कार्रवाई जो है वो कायदे से सरकार को UGC रेगुलेशन वाले मसले में भी करनी चाहिए कि कौन है जो इस तरह का फसाद लेकर आया। क्योंकि खुद धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इससे बचा जा सकता था, दोनों कंट्रोवर्सी थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्शन जुडिशरी वाले मसले में हो रहा है वही एक्शन यहां भी होगा। तो कायदे से जो भी लेकर आया है उसके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी देखिए सरकार क्या करती है इस मसले में। आप लोग जुड़े, उसके लिए आपका आभार। और फिर आपसे कहूँगा कि आर्थिक सहयोग ज़रूर करिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिटेल दिया गया है, जो मुमकिन हो सके वो आप करिए।